नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 25 जुलाई 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ सेक्शंस को। कौन कौन सी न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट, उनको हाईलाइट कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रंट पेज पे देखो, महाराष्ट्र में फ्लड से रिलेटेड न्यूज़ है एक तो, और यूएसए के जो स्टेट सेक्रेटरी हैं, ठीक है, जिनका नाम है ब्लिंकन, ठीक है, वो अभी एंटनी जे ब्लिंकन, वो अभी इंडिया की विजिट पे आएंगे, तो बातचीत जो होगी उसके बारे में न्यूज़ है, थोड़ा सा ये जान लेंगे। इसके अलावा देखो फ्रंट पेज पे एक बार थोड़ी नज़र मार लेंगे, ज़्यादा कुछ इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी आगे देखें, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए कि अब कास्ट बेस्ड सेंसस कंडक्ट करवाई जाए। जानेंगे इस मुद्दे पे क्या है स्टेटमेंट इनका। इसके अलावा कोविड इन्फेक्शन को लेकर के एक और चीज़ निकल के आई है कि जो पेरीनेटल पीरियड होता है, मतलब जब बच्चे की डिलीवरी होने वाली होती है उसके जस्ट पहले का टाइम और उसके जस्ट बाद का टाइम, उस टाइम पर कोविड इन्फेक्शन के चांसेस बहुत रहते हैं। अगर एक मदर जो उस बच्चे को पैदा कर रही है, तो उस डिलीवरी के टाइम पे मदर अगर कोविड इन्फेक्टेड है तो पेरीनेटल पीरियड का मतलब हो गया जन्म के जस्ट पहले का और जस्ट बाद का टाइम। ओके, और ऐसे में उस टाइम पे माँ के अगर कोविड इन्फेक्शन है तो बच्चे के भी हो सकता है, ये बताया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर ओपिनियन वाले पे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल इतने हैं नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी पेगासस जो स्पाईवेयर है उसी से संबंधित आर्टिकल है जो हम बहुत बार देख चुके हैं, कुछ मतलब नहीं है। बाकी और चीज़ें भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं आती आज। इसके अलावा इकोनॉमी पेज पे देखें तो इकोनॉमी पेज पे वैसे कुछ इतना कोई डिटेल में डिस्कस करने के लिए कुछ भी नहीं है, बस यही है वापस से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की अगर बात करें तो वो अभी 16 जुलाई 2021 को $612 बिलियन का रहा है, ये चीज़ बताई जा रही है। इसके अलावा कुछ और छोटी मोटी न्यूज़ है, जैसे कि एफडीआई की बात की जा रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, कि 2020-21 में इंडिया में अच्छा खासा अट्रैक्ट हुआ है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनेंस मिनिस्टर हमारी जो निर्मला सीतारमन जी हैं, उन्होंने ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स को प्रेज़ किया है कि वाकई में ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये बेसिकली 24 जुलाई को जो इनकम टैक्स डे के तौर पे सेलिब्रेट किया गया, ये 161वां इनकम टैक्स डे था। तो उस टाइम पे जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स हैं वहाँ पर मीटिंग हुई, उसमें फिर ये बातचीत की गई थी, ठीक है। फिर इसके अलावा यूएसए में इमरजेंसी मेजर्स कैसे लिए जा सकते हैं डेट लिमिट करने के लिए, उससे संबंधित जेनेट येलन, ठीक है, ये यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, ओके, तो उनके द्वारा स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, इतना कुछ काम का है नहीं। और वर्ल्ड पेज पे देखें तो एक बार नज़र डाल लेंगे, ज़्यादा कुछ यहाँ पर भी इतना इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा। जैसे एक तो पाकिस्तान क्या बोल रहा है कि अपने ट्रूप्स को लगातार फॉरवर्ड एरियाज़ में डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ये रिपोर्ट है। तो ये चीज़ तो हमें भी पता है, देखो कि अफ़गानिस्तान में अगर तालिबान का रूल आता है तो पाकिस्तान का अपर हैंड अपने आप ही बन जाता है। साथ में तालिबान के साथ में चाइना को इंगेज कराना, इसमें भी पाकिस्तान अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रहा है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में देखो केसेस आने लग गए हैं कोविड के, तो लॉकडाउन लगाने की बात की जा रही है, तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रोड पे उतर गए। शी जिनपिंग ल्हासा तिब्बत की विजिट पे आए हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि हम कैसे भी करके लॉन्ग लास्टिंग स्टेबिलिटी इंश्योर करें और तिब्बत के लोगों की प्रॉस्पेरिटी इंश्योर करें, तो ये चीज़ बताई जा रही है। साथ में हमें पता ही है, कल हमने एक एक्सप्लेन पेज पे डिस्कशन किया था जिसमें ये था कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इलेक्शंस होने वाले हैं, ठीक है। तो उन इलेक्शन से रिलेटेड पूरा मुद्दा हमने देखा था कि पाकिस्तान में वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है डायरेक्ट कि हाँ जी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, या जिसको वो आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, ठीक है, जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट्स, 3 मेन रीजन है, ठीक है। तो उनमें मुजफ्फराबाद वहाँ की कैपिटल है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को पाकिस्तान अपना खुद का एक इंटीग्रल पार्ट ना बोल करके यूँ बोलता है कि डायरेक्टली ना बोल करके यूँ बोलता है कि एक तो ऑटोनॉमस रीजन है, और वहाँ पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो लोग हैं, आज़ाद कश्मीर के लोग, जिस तरीके से रूल करवाना चाहते हैं वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, और जिस दिन वो चाहेंगे उस दिन पाकिस्तान अपने साथ में इंटीग्रेट कर लेगा। ये वहाँ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। पर साथ साथ में ये भी है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 1 में ये लिखा हुआ है कि अगर पाकिस्तान की जो टेरिटरी वो तो है ही, और अगर पाकिस्तान किसी और टेरिटरी को एक तरीके से एक्वायर कर लेता है, ठीक है, तो वो भी फिर पाकिस्तान की टेरिटरी ही कहलाएगी। तो ऐसे में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की अगर बात करें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है उसको लेकर के अभी
ऑपोजिशन पार्टीज़ लगातार इमरान खान को घेर रही है कि आप क्यों नए सिरे से पाकिस्तान का जो हिस्टोरिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हो इलेक्शंस के टाइम पे जब भी बात आती है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, तो इन सब पे भी एक बार नज़र डाल लेंगे। अब देखते हैं डिटेल में सब कुछ। फर्स्ट न्यूज़ है मीराबाई चानू, इन्होंने देखो सिल्वर मेडल जीत लिया है कल 49 किलोग्राम कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, गोल्ड मेडल जीता है चाइना की जो प्लेयर थी उन्होंने, और ब्रॉन्ज मेडल जीता है इंडोनेशिया ने। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखोगे, वेट लिफ्टर मीराबाई चानू, सिल्वर मेडल इन्होंने जीत लिया है इंडिया के लिए। इसके अलावा जो फर्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ ब्लिंकन की जो विजिट है, ये देखो इसमें मेन काम तो होगा एक तो क्वाड लीडर्स की मीटिंग के लिए ग्राउंड तैयार करना। क्वाड में आपको पता है 4 कंट्रीज आ जाते हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए। तो इनकी लीडर्स की मीटिंग को इंश्योर करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। दूसरा ह्यूमन राइट्स इश्यूज़, जैसे कि सिंजियांग रीजन में आप देखते हो चाइना के उइगर मुस्लिम्स के साथ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, वो अफ़गानिस्तान में भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं लगातार, तो इन मुद्दों पर भी बातचीत करने की जा रही है। इसके अलावा 2+2 मीटिंग, जिसमें यूएस और इंडिया के 2 यूएसए की तरफ से लीडर्स आएंगे और 2 इंडिया की तरफ से लीडर्स आएंगे। इंडिया की तरफ से आपको पता ही है कि इंडिया की तरफ से 2 होंगे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और दूसरे हो जाते हैं कौन, डिफेंस मिनिस्टर। सिमिलरली इनके काउंटर पार्ट आते हैं कहाँ से, यूएसए से। सेम चीज़ जापान के साथ होती है, सेम चीज़ ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी होती है। 2+2 अगर मीटिंग्स की बात करें तो जापान और यूएसए की तो देखो रिकरेंट फ्रीक्वेंटली होती रहती है। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया वाला जो है वो आप क्लियर कमेंट बॉक्स में बताओगे होती है या नहीं होती। ठीक है, तो जापान और यूएसए का आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा देखो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं डेमोक्रेसी से रिलेटेड, बोला उन पर भी हम बातचीत करेंगे। और इंडिया को हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर के तौर पे देखते हैं, जिससे कि हम आगे कोऑपरेशन करें और इंटरनेशनली डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को हम कंटिन्यू बनाए रखें। ठीक है, फिर इसके अलावा आप देख सकते हो जो न्यूज़ है, महाराष्ट्र में जो फ्लड्स आई हैं, इन फ्लड्स के पीछे 2 बड़े डैम्स के टूटने की भी एक मतलब ओवरफ्लो या उनसे पानी का रिलीज़ बहुत ज़्यादा हुआ है, उनका नाम भी आ रहा है। एक तो नाम है कोयना डैम का और एक है कोलतेवाड़ी। ये 2 डैम्स हैं, यहाँ पर आप देखो, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखो इन डैम से भी पानी बहुत ज़्यादा रिलीज़ हुआ है, टूटा नहीं है, बेसिकली डिस्चार्ज किया गया है यहाँ से पानी, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। ठीक है, तो बाकी तो फ्रंट पेज पे और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। देखो नीतीश कुमार बिहार के चीफ मिनिस्टर, इन्होंने ये कहा है, फिर से अपनी बात रखी है कि कास्ट बेस्ड अगर जनगणना कर ली जाएगी, सेंसस कर ली जाएगी, तो इससे बोले ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया जा पाएगा जो भी कम्युनिटी या जो भी कास्ट के लोग बैकवर्ड हैं अभी भी। ठीक है, तो ऐसे में अभी तक तो हमारे क्या रिजर्वेशन के लिए या फिर जो भी प्रोविज़न यूज़ किए जाते हैं तो SC ST के तौर पे नाम उनका दे दिया जाता है, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब। कोई भी ट्राइब है या फिर कोई भी कास्ट है, उनको इन कैटेगरीज में डाल करके फिर उनको बाद में कोई भी रिजर्वेशन का या कोई भी फ़ायदा अगर देना है वेलफेयर स्कीम्स का, वो दिया जाता है। तो नीतीश कुमार ने कहा कास्ट बेस्ड सेंसस हमारे यहाँ पर होनी चाहिए। इन्होंने 2019 में और 2020 में इस चीज़ को फेवर करने के लिए बिहार की असेंबली में यूनानिमसली इस तरीके के बिल भी पारित करवाए हैं। यूनानिमसली मतलब विदाउट एनी ऑब्जेक्शन। ठीक है, तो JDU के डी फैक्टो लीडर हैं, तो इनका ये कहना है कि देखो कास्ट सेंसस जो है वो 2010 में शुरू हो गई थी और कंप्लीट हो गई थी 2013 में, बट अभी तक रिपोर्ट रिलीज़ नहीं हुई है। ये पहली बार कास्ट सेंसस हुई थी 1931 के बाद में, पर डेटा ही रिलीज़ नहीं किया गया। तो ये आप ध्यान रखोगे, कास्ट सेंसस जो है वो 1931 में लास्ट टाइम हुई थी जिसका डेटा रिलीज हुआ था, और उसी के बेसिस पे कास्ट को ट्रीट किया जाता है जब भी कोई वेलफेयर स्कीम के तहत उनको फ़ायदा पहुंचाने की बात करे सरकार। ओके, तो 2013 में डेटा रिलीज होना था 2010 की कास्ट सेंसस के बेसिस पे, पर वो डेटा अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। साथ में आप देखो अभी तक जो भी कास्ट वाइज पॉपुलेशन है उसको हम SCs या STs, शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी में डाल करके फिर बाद में उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स का काम किया करते हैं। तो ऐसे में शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950, इसके तहत और द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर 1950, इन दोनों में टाइम पे अमेंडमेंट होता रहा है और फिर उनमें जो लिस्ट है वो चेंज होती रहती है कि हाँ जी अब शेड्यूल्ड कास्ट में कौन है, शेड्यूल्ड ट्राइब में कौन है, वो सारी चीज़ें डाल दी जाती हैं। तो फिलहाल तो बात ऐसी है कि हमें पता है कि जब से OBC को रिजर्वेशन मिला है, OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस,
तो उनको मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन के बेसिस पे हुआ था। और इसकी भी शुरुआत कहाँ से होती है, बिहार से ही मोर और लेस कहीं ना कहीं हो जाती है 1990 के टाइम पे। और तब से अभी तक लगातार डिमांड हो रही है कि क्यों ना कास्ट बेस्ड सिस्टम कर लिया जाए। इससे क्या हो जाएगा, एक एक कास्ट का पता पड़ जाएगा, कौन बैकवर्ड है, कौन फॉरवर्ड हो चुका है, किसको अभी फायदे की जरूरत है, किसको फायदे की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में ये सेंसस के लिए यहाँ पर रिकमेंडेशन दी जा रही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने कहा है कि मैं कॉन्फिडेंट एनफ हूँ कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस साल भी अच्छा खासा आएगा। तो वैसे तो कोविड-19 की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई, पर फिर भी इंडिया में एफडीआई का जो इनफ्लो है वो 19% से ग्रो होकर के टोटल कितना आया, $59.63 बिलियन 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर के ड्यूरिंग। तो ऐसे में बोला स्कोप और भी ज़्यादा है, हम और ज़्यादा गेन करेंगे। ठीक है, तो टोटल एफडीआई के अंदर क्या क्या चीज़ें आई, इक्विटी, री इन्वेस्टेड अर्निंग्स या फिर कैपिटल आई। ठीक है, और इनमें ओवरऑल इंक्रीमेंट आप देखो कि लगभग 81.72 बिलियन डॉलर्स तक हुआ 2020-21 में, जो कि कंपैरिजन में कितना पिछले 2019-20 में कितना रहा, 74.39 बिलियन। तो इन कैटेगरीज की अगर बात करें तो ये हो गया। एफडीआई इनफ्लो की अगर बात करें तो 19% इंक्रीज हुआ 59.63%। ठीक है, तो एफडीआई का मतलब हो गया सीधा इन्वेस्टमेंट। और अगर कोई कंपनी में ही कोई इन्वेस्ट करना चाहे, जैसे इक्विटी में शेयर्स खरीद के, या फिर री इन्वेस्ट कर रहा है अपनी अर्निंग्स को, या कैपिटल यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसकी बात करो तो उसमें भी आप देखो 81.72 बिलियन डॉलर का आया है पैसा। तो एफडीआई और दोनों की इन्वेस्टमेंट ओवरऑल इंडिया में अच्छा खासा रहा है अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें 2020-21 में। ठीक है, बाकी तो इकोनॉमी पेज पे इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, मेन जो चीज़ थी वो हमने देख ही ली। एलोन मस्क का ये कहना है, ये देखो यूएसए में बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है, आप देखोगे इनकी टेस्ला करके खुद की कंपनी चलती है, स्पेस एक्स इनकी कंपनी चलती है, तो ये सीईओ हैं टेस्ला के। और यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोशन की बात की जा रही है, तो टेस्ला ने, ये जो एलोन मस्क है, इनका स्टेटमेंट आया है कि इंडिया में बोला टैरिफ्स बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं। जैसे अगर इंडिया के बाहर से कोई कार इंडिया में लाई जाए तो बोला 100% टैरिफ्स लगा दिए जाते हैं। मतलब 100 रुपये की अगर गाड़ी है तो इंडिया में घुसते ही वो 200 रुपये की हो जाएगी, 100 रुपये का टैक्स लग जाएगा जितनी उसकी प्राइस है। तो बोले ये टैरिफ्स को थोड़ा कम करना पड़ेगा, नहीं इंडिया में क्या है, इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा अट्रैक्शन कम मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ बताई जा रही है। वर्ल्ड पेज का हम देख ही चुके हैं, ल्यासा वाला ये सारा, और कुछ इतना है नहीं। ठीक है, और आई पेज पे ये तो इतना काम का है नहीं। स्पोर्ट्स में थोड़ा बहुत अगर देखें तो मीराबाई चानू के अलावा फ़िलहाल कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी दो शूटर्स हैं इंडिया की इंपॉर्टेंट, है ना, एक तो एलाविनिल वलारिवन। ठीक है, एलाविनिल वलारिवन, ठीक है, और एक अपूर्वी चंदेला, ये शूटर्स हैं, इनके ऊपर भी आशा है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आर्चर दीपिका कुमारी ये है ही। बाकी फ़िलहाल तो देखो एक मेडल मिला है इंडिया को। ठीक है, चाइना 4 मेडल तक जीत चुका है। देखिए यहाँ पर टैली कहाँ पर है, एक सेकंड, ये देखिए ये टैली आपके सामने है इधर। चाइना 3 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज कल जीता है ना, और इंडिया 12वें नंबर पे है सिर्फ 1 सिल्वर के साथ में। ओके, तो मोटी मोटी चीज़ें जो थी वो हमने देख ली है, डिस्कशन में इतना ही है। न्यूज़पेपर आपको मिल ही जाता है फिर सुबह सुबह नेक्स्ट डे। चलिए, थैंक यू।